हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की, जिसे हम उग्रवादी चरण ये कहते हैं, या राष्ट्रवादी चरण हम इस नाम से जानते हैं। देखिएगा, आज जो हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं लखनऊ अधिवेशन की। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लखनऊ अधिवेशन है। क्या क्या चीज़ें हुई उसमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो करी थी कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। आज ये अंतिम क्लास है एक तरीके से। ठीक है, इसमें आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। पहली चीज, मुझे ये बताने की अब आपको कतई आवश्यकता नहीं है कि कहां पर हुआ। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि कब हुआ। 1916 में। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई वो श्री अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता की गई। अगली विशेष बात, क्या विशेष बात? कि प्रमुख घटना क्या रही इसकी? प्रमुख घटना क्या रही? क्या हुआ इस अधिवेशन में? पहला तो सबसे बड़ा काम ध्यान रखना कि 1907 में जिस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ये कांग्रेस का विभाजन समाप्त हो गया। आगे बात समझ। उग्रपंथियों को वापस एक बार पुनः जो है कांग्रेस में क्या मिल गया? प्रवेश मिल गया। पहली बात, सबसे बड़ी बात। और दूसरी, उससे भी बड़ी बात, तिलक और जिन्ना की मध्यस्थता से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। और इसी ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में ध्यान दीजिएगा साथियों, जो 1909 में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, उस पृथक निर्वाचन प्रणाली को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। किसने स्वीकार कर लिया? कांग्रेस ने। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी महान भूल थी। देखिए, मैंने आपको कहा कि 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ। इस कराची अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने 1913 के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है, ध्यान रखिएगा कि फिर जो है स्वशासन की बात कही। स्वशासन को अपना परम लक्ष्य बना दिया गया। ठीक है, इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना के द्वारा स्थापित की गई। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि ये जिन्ना, और इसलिए मैंने आपको कहा कि जिन्ना ने जो है, सरोजनी नायडू ने जिन्ना को एक बात कही थी। क्या बात कही? कि ये जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के क्या है? प्रवर्तक हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जिन्ना की जो चीजें थी वो कांग्रेस के लिए एक अच्छी चीज थी। अच्छा, फिर बड़ी बात क्या कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का एक तरीके से षड्यंत्र भी था। भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टर्की या तुर्की जिसे हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटेन ने जब युद्ध थोप दिया
तो ये बात भारतीय मुसलमानों के लिए और जिन्ना साहब के लिए भी जो है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ी सी असहनीय सी बात थी। तो कहीं ना कहीं उनके हितों के ऊपर कुठाराघात जो ये हुआ अंग्रेजों के द्वारा, तो वो इसी को समाप्त करना चाह रहे थे, इसी को समाप्त करना चाह रहे थे। एक बार पुनः जो है वो कांग्रेस के समीप आने का बहाना ढूंढ रहे थे कि ताकि कांग्रेस के क्या जाया जाए, समीप आ जाए जाए। और यही कार्य उन्हें, यही मौका, यही अवसर चाहे कहें तो कब मिला, ये 1916 में। तो पहली चीज कि 1907 का कांग्रेस विभाजन, 1907 का कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने 1909 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकृति दे दी। ठीक है भाई, 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई, उसको स्वीकृति दे दी। किसने? कांग्रेस ने। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी महान भूल थी, कांग्रेस की सबसे बड़ी महान भूल थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात समझिए, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी महान भूल थी। तो एक तरीके से 1916 का ये जो अधिवेशन था, 1916 का जो ये अधिवेशन था, ये अधिवेशन एक तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये एक ऐतिहासिक समझौता हो गया। आगे बात समझिए, आगे चल करके इसी चीज ने द्विराष्ट्र की अवधारणा का जो बीज अंकुरित हुआ था, ये इसी से हुआ एक तरीके से। आगे बात समझ क्लियर है? तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इस ऐतिहासिक समझौते में तिलक और जिन्ना ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्टार बना करके एक बात लिख रहा हूं कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते में तिलक व जिन्ना ने
व जिन्ना ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बात समझिए। तो तिलक और जिन्ना साहब की इसमें सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही, और इसी ऐतिहासिक भूमिका के कारण जो है एक तरीके से हम लोग बात करें तो कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन पद्धति को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। आगे बात समझ क्लियर है ना, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों लोगों के प्रयासों से ही कांग्रेस, ये प्रश्न भी बन सकता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसके प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। तो ध्यान रखना, तिलक और जिन्ना के प्रयासों से इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, समझौता हुआ था। आगे बात समझ क्लियर है। हालांकि इस चीज का मदन मोहन मालवीय ने, किसने, मदन मोहन मालवीय ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। ध्यान रखिएगा कि इस समझौते का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। अरे उन्होंने कहा भैया ये जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है ना, आपने ये जो चीज स्वीकार की है ये कतई किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, और ये आगे चल करके राष्ट्र को दो राहे पे ले जा करके खड़ा कर देगी, है ना। और ये बात सही भी साबित हुई, ये बात सब सही भी साबित हुई, किसकी, मदन मोहन मालवीय की। चलिए खैर इस चीज की आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन की, या होम रूल आंदोलन की। किसकी बात करने वाले हैं, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। देखो सुनो भाई, बात करें होम रूल आंदोलन की तो होम रूल लीग बनाई थी सबसे पहले, किसके द्वारा, एनी बिसेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एनी बिसेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एनी बिसेंट के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज, कि होम रूल आंदोलन ने एक तो स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में स्वशासन की मांग को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो होम रूल आंदोलन को जाता है। क्या हुआ था देखो, जून 1914 ईस्वी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1908 में तिलक साहब को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, और गिरफ्तार करने के साथ ही साथ जो है उन्हें बर्मा स्थित मांडले जेल में भेज दिया था। 6 वर्ष का उन्हें कठोर कारावास मिला। इस चीज का विरोध किया था, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के जो कपड़ा व्यवसायी थे, जो मजदूर थे, उन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया। जून 1914 में 6 वर्ष का कठोर कारावास करके वापस लौटते हैं कौन, तिलक। और तिलक आए, और तिलक ने आते ही एनी बिसेंट के साथ में मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, एनी बिसेंट के साथ में मिलकर के होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। हालांकि बात करें तो इस होम रूल आंदोलन की जो योजना बनाई गई थी वो योजना एनी बिसेंट के द्वारा बनाई गई थी। वस्तुतः उनको प्रेरणा कहां से मिली, तो यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एनी बिसेंट को भारत में होम रूल आंदोलन चलाने की प्रेरणा कहां से मिली थी। तो उन्हें प्रेरणा मिली थी आयरलैंड में एक आंदोलन चल रहा था, कौन सा, होम रूल, ठीक है ना। आयरलैंड में भी आंदोलन चल रहा था, कौन सा, होम रूल। इसी से उनको क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी। हालांकि आयरलैंड का जो आंदोलन था, वहां पर आंदोलन चलाने वाले जो क्रांतिकारी जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेडमांड। क्या नाम था, रेडमांड। तो इस रेडमांड ने एनी बिसेंट के लिए एक तरीके से प्रेरक का कार्य किया था, और इसी के माध्यम से बोले तो क्या, होम रूल आंदोलन के माध्यम से ही भारत में स्वशासन की मांग को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया था। आगे बात समझ, तो ध्यान दीजिएगा
मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज, योजना किसके द्वारा? देखो सीधा सीधा एक तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि होम रूल आंदोलन कब चालू किया गया? 1916। क्या चीज? 1916 में। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। योजना एनी बिसेंट द्वारा, एनी बिसेंट द्वारा। प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरणा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आयरलैंड में चल रहे, आयरलैंड में रेडमांड द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन से, ठीक है। प्रेरणा कहां से मिली थी? आयरलैंड में संचालित व्यक्ति थे जिनका नाम था रेडमांड, इनके द्वारा जो है संचालित किया जा रहा था। कहां पर? आयरलैंड में। इसी से प्रेरित हुई थी कौन? एनी बिसेंट। कौन हुई थी? एनी बिसेंट। ध्यान दीजिएगा कि जून 1914 ईस्वी में, जून 1914 ईस्वी में तिलक 6 वर्ष का कारावास समाप्त कर, 6 वर्ष का कारावास समाप्त कर लौटे तथा एनी बिसेंट के साथ मिलकर, एनी बिसेंट के साथ मिलकर यह आंदोलन चलाया। यह आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं थोड़ी सी एनी बिसेंट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, एनी बिसेंट ने एक तो 2 समाचार पत्र निकाले। एक तो न्यू इंडिया, जो कि होम रूल का मुख्य पत्र कहलाता था। होम रूल का मुख्य पत्र था जिसका नाम क्या था? न्यू इंडिया। और दूसरा था कॉमनवेल्थ। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ। ये 2 अखबार निकाले थे। किसके द्वारा निकाले गए थे? एनी बिसेंट के द्वारा। और कॉमनवेल्थ में पहली बार एक तरीके से बात करें तो एनी बिसेंट ने इस होम रूल आंदोलन की क्या की थी? व्याख्या की थी। ठीक है ना। और इस होम रूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि एनी बिसेंट भारत में सभी वर्गों को संगठित करना चाहती थी। ठीक है ना। तो समाचार पत्र, देखो एनी बिसेंट ने एक तो चलाया न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान रखिएगा, एनी बिसेंट के द्वारा, जो कि होम रूल का मुख्य पत्र था, मुख्य पत्र कहलाता है। ठीक है, होम रूल का मुख्य पत्र, होम रूल का मुख्य पत्र। दूसरा कॉमनवेल्थ, दूसरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा कि इसी कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र में एनी बिसेंट ने सबसे पहले होम रूल की व्याख्या की थी। ठीक है, आगे बात समझे। एनी बिसेंट ने अपने इस समाचार पत्र में
सर्वप्रथम होम रूल की व्याख्या की। होम रूल की व्याख्या की। आगे बात समझ क्लियर है? बात करें तो इसमें इसका होम रूल का क्या बताया था, उद्देश्य बताया था कि मैं जो होम रूल चला रही हूं, इस होम रूल का उद्देश्य क्या है। तो वो होम रूल के द्वारा भारत के समस्त वर्गों को, सभी वर्गों को क्या करना चाहती थी, संगठित करना चाहती थी। भारत के सभी वर्गों को, भारत के सभी वर्गों को संगठित करना, संगठित करना। आ गई बात समझ? भारत के समस्त वर्गों को वो क्या करना चाहती थी, संगठित करना चाहती थी। यही बात उन्होंने कही अपने समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था, कॉमनवेल्थ। क्या नाम था, कॉमनवेल्थ। इस कॉमनवेल्थ में उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं होम रूल आंदोलन क्यों चला रही हूँ, इसका मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के सभी वर्गों को मैं क्या करूं, संगठित करूं, ताकि इस ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ करके फेंका जाए। ठीक है, ध्यान रखना कि कॉमनवेल्थ में जब ये बात कही उन्होंने, वस्तुतः ये बात उन्होंने 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका में छापी थी। ठीक है, कब, तो 2 जनवरी 1914 को, 2/1/1914 ईस्वी को, 2/1/1914 ईस्वी को। आगे और ध्यान रखना कि जैसे हम बात करेंगे यंग इंडिया की, समाचार पत्र कौन सा, यंग इंडिया। यंग इंडिया भी जो था ये होम रूल लीग से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया जो समाचार पत्र था गांधी जी का, किसका था, गांधी जी का। इसका संबंध भी किससे माना जाता है, होम रूल आंदोलन से माना जाता है। अब देखिएगा व्याख्या कब की है इसने, 2 जनवरी 1914 को होम रूल की उन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी। क्या की थी, व्याख्या की थी। अगली बात समझ क्लियर है? और यही इस व्याख्या के दौरान उन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने कहा कि हिंदू प्रणाली जो है वो पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। कहीं पर भी पश्चिमी सभ्यता हिंदू सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी अंक में उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता, क्या कहा कि पश्चिमी सभ्यता हिंदू प्रणाली का मुकाबला नहीं कर सकती। मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात भी उन्होंने मानी। एक नोट लगा के लिख रहा हूं कि गांधी जी का यंग इंडिया, कि गांधी जी का यंग इंडिया समाचार पत्र भी होम रूल से संबंधित माना जाता है, संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तिलक का होम रूल।
तिलक का होम रूल, तिलक का होम रूल। चर्चा करते हैं तिलक साहब के होम रूल की। देखिए, बात करें यदि हम तिलक साहब के होम रूल की, तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा कि 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की क्या की गई, स्थापना की। आगे बात समझ, तिलक ने अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बेप्टिस्टा क्या था, बेप्टिस्टा, जोसेफ बेप्टिस्टा तथा एनसी केलकर इसके सचिव बने थे। ठीक है, आगे बात समझिए, ध्यान रखना कि तिलक ने जो बेलगांव में, कहां पर, बेलगांव गुजरात, ध्यान रखिएगा कि बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना करी थी 28 अप्रैल 1916 को। इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो बने वो जोसेफ बेप्टिस्टा, कौन, बेप्टिस्टा, और सचिव बने थे एनसी केलकर। सचिव कौन बने थे, एनसी केलकर सचिव बने थे। 1915 में जोसेफ बेप्टिस्टा के सुझाव पर ही अप्रैल 1916 में वस्तुतः होम रूल लीग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये प्रश्न। 28/4/1916 ईस्वी को बेलगांव में, कहां पर, बेलगांव में, कहां पर, बेलगांव, जोसेफ बेप्टिस्टा के सुझाव पर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, पूछा जा सकता है कि तिलक साहब का होम रूल लीग कहां से, तो बेलगांव से। कब, 28/4/1916 को। ठीक है, किसकी स्थापना की है, होम रूल लीग की स्थापना की है। किसकी सलाह पर, तो जोसेफ बेप्टिस्टा के सुझाव पर। आगे बात समझ क्लियर है। अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष वही जिसने सुझाव दिया, जोसेफ बेप्टिस्टा। ठीक है, बात करें सचिव की, किसकी बात करें, सचिव की, तो सचिव साहब कौन थे, वो भी ध्यान रखना कि तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन थे, एनसी केलकर। एनसी केलकर सचिव कौन थे, एनसी केलकर। आगे बात समझ क्लियर है ना, किसके सुझाव पर, कहां पर, ये सारी की सारी बात हो गई। ठीक है ना, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य कि इसी आंदोलन के दौरान तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली। तिलक को कौन सी उपाधि, लोकमान्य। ठीक है, तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली, लोकमान्य की उपाधि मिली। तो ये भी विशेष बात बन जाती है कि लोकमान्य की उपाधि कौन से आंदोलन के दौरान मिली तिलक को, तो याद रखिएगा कि होम रूल आंदोलन के दौरान। आगे बात समझ में क्लियर है। बात करें सदस्यों की, और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, अन्य सदस्य, इसके अन्य सदस्यों की यदि हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, जीएस खापड़े, कौन, जीएस खापड़े, बीएस मुंज, आरपी
करदीपकर, करदिंकर है ना, RP करदिंकर, ठीक है, इत्यादि ये जो लोग थे ये अन्य सदस्य थे, ठीक है। GS खापड़े, GS खापड़े, GS खापड़े। इसके अलावा BS मुंज, BS मुंज, BS मुंज और RP करदिंकर, RP करदिंकर। ठीक है, बात करें इसके कार्य क्षेत्र की। तिलक के होम रूल का कार्य क्षेत्र क्या था? कार्य क्षेत्र, तिलक के होम रूल के कार्य क्षेत्र की यदि हम लोग चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, तिलक का जो होम रूल था ये वस्तुतः कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़ देना, किसको छोड़ देना? बंबई को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और साथ में ध्यान रखना बरार। स्टार बना के लिख रहा हूं कि बंबई शामिल नहीं था, बंबई शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। तिलक के होम रूल में महाराष्ट्र था लेकिन बंबई शामिल नहीं था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और उसके अलावा शेष भारत जो था वहां जितना भी जहां पर क्षेत्र था वो एनी बिसेंट का कार्य क्षेत्र हुआ करता था। तिलक का जो लीग था वो 6 शाखाओं में विभाजित थी। ध्यान रखना कि तिलक की लीग, तिलक की होम रूल लीग, तिलक की होम रूल लीग 6 शाखाओं में विभाजित थी, 6 शाखाओं में विभाजित थी। ठीक है, और एक नोट लगा के लाइन लिख रहा हूं कि स्वराज्य को सबसे ज्यादा लोकप्रिय, स्वराज्य को सर्वाधिक लोकप्रियता होम रूल लीग से मिली, होम रूल लीग से मिली। ठीक है, किससे मिली थी? होम रूल लीग से मिली थी। किसको? स्वराज्य को। आगे बात समझे? क्लियर है? ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि तिलक ने जो स्वराज्य की मांग जो थी इसको भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय शिक्षा में इसको, स्थानीय शिक्षा से इसको जोड़ा था। ध्यान रखिएगा कि तिलक ने किसने? तिलक साहब ने। किसने? तिलक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, फिर बता रहा हूं कि तिलक ने जो है स्वराज्य की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण, तिलक ने स्वराज्य की मांग को, स्वराज्य की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण, राज्यों के निर्माण। पहली चीज इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। और स्थानीय भाषा में शिक्षा, नंबर 1।
स्थानीय भाषा में शिक्षा, स्थानीय भाषा में शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जोड़ा, के आधार पर जोड़ा था। किसने? तिलक साहब ने। किसने? तिलक ने। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ तीसरी चीज कि तिलक ने छुआछूत और जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया। छुआछूत व जाति प्रथा का, जाति प्रथा का विरोध किया। किसका विरोध किया? छुआछूत और जाति प्रथा का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसने? तिलक साहब ने। लेकिन उन्होंने बात कही कि राज्य का जो निर्माण है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए और वहां पर स्थानीय शिक्षा, स्थानीय भाषा में क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझिए। 1916 में सरकार ने, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार ने, कंपनी तो नाम नहीं लेंगे प्रयोग, तिलक के ऊपर मुकदमा चलाया। क्या चलाया? मुकदमा चलाया और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के दल ने हाईकोर्ट में तिलक का मुकदमा लड़ा था कि 1916 में 16 ईस्वी में सरकार ने तिलक के विरुद्ध मुकदमा चलाया। जिन्ना ने अपने वकीलों के दल के साथ विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। वे इसकी पैरवी की, इसकी मुकदमे की क्या की? पैरवी की। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमने बात कर ली तिलक के होम रूल की। अब हम बात करते हैं एनी बिसेंट का होम रूल। एनी बिसेंट का होम रूल। एनी बिसेंट का होम रूल। एक तो एनी बिसेंट के होम रूल में सबसे बड़ी बात क्या कि व्यापक था। क्या था? व्यापक था। सितंबर 1916 में एनी बिसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। स्थापना की बात करें तो देखो ध्यान रखना कि तिलक का तो स्थापना 28 अप्रैल को हुई है, जबकि एनी बिसेंट ने जो स्थापना की थी वो सितंबर 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कहां? तो ध्यान रखिएगा कि मद्रास में। कहां पर? मद्रास में अखिल भारतीय, मद्रास में अखिल भारतीय क्या चीज? अखिल भारतीय होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की। कहां पर हुई है? मद्रास में। तिलक वाले की कहां पर हुई है? बेलगांव में। कब हुई है? अप्रैल में। कहां पर हुई है? अप्रैल में। ध्यान रखना कि एनी बिसेंट का होम रूल अखिल भारतीय था। कैसा था? अखिल भारतीय था, जिसकी 200 से ज्यादा शाखाएं थी।
जिसकी लगभग लगभग कितनी 200 शाखाएं थी। 200 क्या थी? शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 200। वही हम बात करें तिलक की, तो तिलक की तो केवल और केवल ध्यान रखना, तिलक की 6 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं। वही एनी बेसेंट का ज्यादा व्यापक था, 200 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 200 शाखाएं। ऐसा कहा जाता कि 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में जो है लीग के सदस्यों की संख्या उस समय 7000 थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जैसे नेता भी एनी बेसेंट की लीग के क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 7000 से ज्यादा लोग शामिल थे 1917 में। कब? 1917 में। सदस्यों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, इसके अलावा बात करें तो मोतीलाल नेहरू। अन्य की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, सीआर दास, चितरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, कौन? तेज बहादुर सप्रू। मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। बड़े बड़े जो है लोग इसमें क्या हुआ करते थे? लाला जी का नाम नहीं लिखा मैंने, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये बड़े जो व्यक्तित्व थे उस समय के, वो ध्यान रखना, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के क्या हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने सबने सदस्यता धारण की थी। किसकी? होम रूल लीग की। किस वाली की? एनी बेसेंट वाली की। आगे बात समझ क्लियर है? बात करें एनी बेसेंट के होम रूल की सचिव की, तो जॉर्ज अरुंडेल, कौन? जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के क्या हुआ करते थे? सचिव हुआ करते थे, संगठन मंत्री थे। और इनके साथ में एनी बेसेंट भी इसकी क्या हुआ करती थी? सचिव हुआ करती थी, ठीक है। जबकि उस समय के 2 मजदूर नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था, एक तो बीपी वाडिया, ये इसके कोषाध्यक्ष थे, और सीपी रामास्वामी अय्यर, ये जो थे इसके क्या थे? महासचिव। सचिव की बात करें ठीक है। सचिव में ध्यान रखना स्वयं एनी बिसेंट और एनी बिसेंट के साथ में याद रखना अरुंडेल, ठीक है।
एनी बेसेंट के साथ में क्या याद रखेंगे? अरुंडेल। आगे बात समझ में क्लियर है? जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। बात करें महासचिव की, किसकी बात करें? महासचिव कौन थे एनी बेसेंट के, होम रूल लीग के? ठीक है, तो महासचिव का ध्यान देना। महासचिव जो थे वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, हालांकि इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना कोषाध्यक्ष भी आप यदि ध्यान रखना चाहें तो याद रखना बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन थे? बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। बीपी वाडिया जो थे ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग के क्या हुआ करते थे? कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, एक बात और मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीडू कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? जीडू कृष्णमूर्ति। उस जीडू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने अपना धर्म पुत्र बनाया था। जीडू कृष्णमूर्ति को, जीडू कृष्णमूर्ति को, कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने अपना धर्मपुत्र बनाया था, धर्मपुत्र बनाया था। ठीक है, इसी जीडू कृष्णमूर्ति का एक पुस्तक था, बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नॉन। क्या नाम है? फ्रीडम फ्रॉम द नॉन। पुस्तक बता देता हूं, फ्रीडम फ्रॉम नॉन, फ्रीडम फ्रॉम नॉन। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम नॉन जो है वो पुस्तक किसकी है? जीडू कृष्णमूर्ति की। किसकी है? जीडू कृष्णमूर्ति की। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट के कुछ वाक्य जैसे हम बात करें तो एनी बेसेंट ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि ये जो जीडू कृष्णमूर्ति है ये बुद्ध के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? बुद्ध के अवतार है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसीलिए उनको अपना क्या बना लिया था? धर्मपुत्र बना लिया था। क्या बना दिया था? धर्मपुत्र। ठीक है, ध्यान रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित एक कमेटी थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में जो है प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, हालांकि लेकिन फिर भी ये जो है इस होम रूल एनी बेसेंट के होम रूल लीग का क्या किया करते थे? समर्थन किया करते थे। क्या किया करते थे? समर्थन किया करते थे। 1916 में कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस लखनऊ अधिवेशन में जो है इन दोनों होम रूल जो थे, चाहे हम बात करें तिलक की, चाहे हम बात करें एनी बेसेंट की, तो इन दोनों की भी क्या हुई थी? संयुक्त बैठक हुआ करती थी। एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित, नोट, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित। ठीक है, क्या चीज? ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। शामिल होने की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, कि तिलक व एनी बेसेंट, तिलक व एनी बेसेंट दोनों के होम रूलों ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, क्लियर। तो अब ये धमाधम चल रहा है होम रूल लीग आंदोलन। सरकार को बड़ा अंदर ही अंदर आघात लग रहा था कि यार एनी बेसेंट होम रूल चला रही है, उधर तिलक साहब होम रूल चला रहे हैं, हालत खराब है, खस्ता है। ठीक है, तो जून 1917 ईस्वी में, कब? जून 1917 ईस्वी में मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित होकर के एनी बेसेंट, बीपी वाडिया जो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, जॉर्ज अरुंडेल जो कि सचिव हुआ करते थे, इन सभी समस्त लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को ऊटी में जो है क्या रखा गया? नजरबंद कर दिया था। ठीक है, आगे बात समझे कि मद्रास सरकार ने जून 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल व बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट को ऊटी में नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। ऊटी में क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया था। और इसी समय सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, कौन? एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान रखना कि नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? सर एस सुब्रमण्यम। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि सर एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, कौन? सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सुब्रमण्यम अय्यर नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उपाधि प्राप्त करने वाले
प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है, आगे बात समझ। तो विशेष रूप से अब और चीज क्या कि अब जो केवल और केवल उग्रवादी तरीके के लोग शामिल थे इसमें, तो अब जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया तो भारतीय उदारवादियों को भी थोड़ी सी शर्म आई, भारतीय उदारवादियों को भी थोड़ी क्या आई, शर्म आई। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, तो इन्होंने भी एनी बेसेंट की जो गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए होम रूल लीग की क्या की थी, सदस्यता धारण की थी। मजबूर होकर के सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और तिलक के सुझाव पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, तो तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने सितंबर 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनता है, ध्यान रखना। और इसी सम्मेलन में एनी बेसेंट ने एक बात कही कि भारत अब अनुग्रह के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक है, आगे बात समझ में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि तिलक के सुझाव पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये चीज ध्यान रखना। एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 के दिसंबर 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे बात समझ में, ध्यान रखना, दिसंबर 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। आगे बात समझ क्लियर है। और यहीं पर उन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने स्टेटमेंट दिया, क्या कथन दिया, एनी बेसेंट का कथन भी सुन लो। अध्यक्षता की ठीक है, कथन की बात करें तो एनी बेसेंट ने इसमें एक कथन कही, एक बात कही। क्या बात कही साहब, उन्होंने ये बात कही कि भारत अब अनुग्रह के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पैरों पर खड़ा है, कि भारत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र राष्ट्र का, देश का, स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र देश का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। पहला स्टेटमेंट तो ये। दूसरा कि स्वतंत्र व्यक्ति ही क्या चीज, स्वतंत्र व्यक्ति ही, ध्यान रखना, कि स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है।
स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझे। स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन बनता है, ध्यान रखना। किसका है? एनी बेसेंट का। किसका है? एनी बेसेंट का। जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई और उसके बाद एनी बेसेंट सरकार वे सुधारों की समर्थक बन गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ब्रिटिश सरकार संभवतः भारतीयों के लिए कुछ करेगी। और साथ ही साथ इस दौरान तिलक ने जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, है ना। इस पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। और इससे जो है होम रूल लीग आंदोलन जो है क्या हो गया था? नेतृत्व विहीन हो गया। क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया। यही जो सिरोल थे, इन्हीं सिरोल साहब ने तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा था? जनक कहा था। 1918 में दोनों होम रूलों को बिल्कुल क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये आपका होम रूल लीग क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एक लास्ट बात मैं लिख देता हूं कि तिलक को, है ना, तिलक भारतीय अशांति के जनक है, भारतीय अशांति के जनक है, अशांति के जनक है। ये बात सिरोल के द्वारा कही गई है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा की गई थी? सिरोल के द्वारा कही गई थी। आगे बात समझ के लिए, तो ये आपका होम रूल लीग वाला बात हो गया खत्म। मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करें, यदि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो 1917 ईस्वी में, केवल आपके लिए काम की नहीं है चीज़, केवल सुन लो, इसको समझ लो। 1917 में कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थे वो भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर चुके थे और इसलिए असंतुष्ट भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बात हुई। क्या बात हुई? कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत के उदारवादी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए और भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबंध किया जाना चाहिए, स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम इसको दूसरे शब्दों में, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, है ना, तो इसका मतलब ये था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नोट लगा रहा हूँ, क्या नोट लगा रहा हूँ? ठीक है, यही कारण था कि जो एनी बेसेंट है अब सरकार की क्या बन गई थी? समर्थक बन गई थी। कि मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, ठीक है, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई, स्थापना की बात कही गई थी। आगे बात समझे। और यही कारण था कि एनी बेसेंट जो थी वो अब सरकार की क्या बन गई थी? ध्यान रखना, समर्थक बन गई थी। क्या बन गई थी? समर्थक बन गई थी। इसी मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उदारवादियों ने इसे क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। उदारवादियों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। भारत का क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा था। आगे बात समझ क्लियर है ना। और इसी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 भारत सरकार अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया था। तिलक ने हालांकि इन चीजों का क्या किया था? विरोध किया था,
है ना, 1919 के सुधारों को उन्होंने एक बात कही कि ये संतोषप्रद है, ये निराशाजनक है और बिना सूरज का सवेरा है, सूर्य विहीन उषा काल बताया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट करना भाई इसको भी, है ना, अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किन घोषणाओं को तिलक ने या किन सुधारों को तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल बताया था, है ना, बिना सूरज का सवेरा। ठीक है, तो तिलक ने 1919 के सुधारों को, तिलक ने 1919 के सुधारों को ठीक है, क्या कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, फिर कह रहा हूं, सूर्य विहीन उषा काल, सूर्य विहीन उषा काल, सूर्य विहीन उषा काल का मतलब क्या था? बिना सूरज का सवेरा, मतलब क्या है? बिना ठीक है, बिना सूरज का सवेरा कहा, सूरज का सवेरा कहा था। आगे बात समझे, क्या कहा था? बिना सूरज का सवेरा है, कोई मतलब नहीं है। 1917 मोंटेग्यू घोषणा की, जुलाई 1918 मोंटेग्यू चेम्स और सुधारों की घोषणा के बाद में इन सुधारों को लेकर के कांग्रेस में क्या हो गया था? मतभेद हो गया। और 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात समझे। इन सुधारों को लेकर कांग्रेस के उग्रवादी वे उदारवादियों में मतभेद हुआ। क्या हुआ? मतभेद हुआ। कितना टाइम हो गया? वे 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई। उदारवादी संघ की स्थापना की गई। संघ की स्थापना की गई। और 1918 बंबई में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। विभाजन हो गया। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी बातें हो गई। ठीक है, ये जो अपना उग्रवादी जो चरण था या राष्ट्रवादी जो चरण था, ये हो गया आपका एक तरीके से समाप्त। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके बाद में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया। पॉलिटिकल के हिसाब से, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, वापस मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
ठीक है, आगे बात समझ। इसी द्वैध शासन को लेकर के जो इसमें दोष थे, इन दोषों को लेकर के मद्रास के मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था वीके रेड्डी, यानी माफ कीजिए केवी रेड्डी। क्या नाम था? केवी रेड्डी। इन केवी रेड्डी ने कहा कि मैं विकास मंत्री था परंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था लेकिन मेरे अधीन कृषि विभाग नहीं था। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार की चीजें बात कही गई थी। ठीक है ना, कांग्रेस के अंदर ही जो है शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए मदन मोहन मालवीय, कौन? मदन मोहन मालवीय और एमएस अन्नी ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात में सुभाष चंद्र बोस ने 1919 का जो ये अधिनियम पारित किया गया था, इस अधिनियम को भारतीय लोगों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा था। क्या कहा था? बेड़ियों का नया जाल कहा था। ठीक है, तो ये चरण हो गया हमारा समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।